नमस्कार, आदाब, मैं शहद यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। लोकसभा में विपक्ष सोमवार से नहीं करेगा हंगामा, सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सबको मिट्टी में मिलाकर जिंदा रहना चाहते हैं पीएम मोदी। एसआईआर के विरोध में उतरे विपक्षी दल, सांसदों ने संसद भवन परिसर में निकाला विरोध मार्च। गुजरात के गांधीनगर में हिट एंड रन केस, 4 लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौत, भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ा। राबड़ी देवी का बड़ा आरोप, कहा तेजस्वी को 4 बार पाने की हुई कोशिश। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा, भरभरा कर गिरी स्कूल की छत, 7 की मौत, 22 घायल। फिलिस्तीन को फ्रांस ने दी मान्यता तो भड़का अमेरिका, बोला बकवास। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र शुरू हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का मुद्दा उठाकर हंगामा करने लगता है, लेकिन लगभग 1 हफ्ते के व्यवधान के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सहमति बनती दिख रही है। जब खुद स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ये कह रहे हैं, विपक्ष से उन्होंने अपील किया कि ये क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में ये जो प्रहर है, ये आवर है, ये माननीय सदस्यों का है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष के, आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, हाउस चलने दीजिए। अगर किसी विषय को विपक्ष उठाना चाहता है तो स्पीकर साहब ने कहा मैं पहल करूंगा, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। तो जब ऑनरेबल स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा 1 सप्ताह नहीं चलने दिया। 17 विधेयक पारित होने हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने समय अलॉट कर दिया है। यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, एमओएस श्री अर्जुन राम मेघवाल जी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिल चुके हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से मिलके वो चाहते हैं डेडलॉक खत्म हो और ये सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि ये सदन डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन के लिए है, कानून बनाने के लिए है। और जब सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब तैयार हैं, तो ये जानबूझ करके केवल जो एसआईआर का मुद्दा नहीं है, एसआईआर में कोई भी भारत का नागरिक होगा, 18 साल का होगा, वोटर रहेगा, मैं जिम्मेदारी देता हूँ। लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं अगर वो इलीगल वोटर बने हैं तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? वो वोटर नहीं रहेंगे। इस देश की सरकार चुनने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को झूठ बोलने का सरदार बताया, साथ ही साथ दावा किया है कि वो किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते हैं। खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय महासम्मेलन में बोलते हुए कहा कि मैं सबसे पहले एआईसीसी ओबीसी विभाग की टीम को भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी साहब पहले अप्रकाश में थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो अपना नाम और अपने कम्युनिटी का नाम बैकवर्ड लिस्ट में डलवा दिया। सबको मिट्टी में मिलाकर अकेले जिंदा रहना चाहते हैं और ये नहीं चलेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार चल गया, लेकिन आगे नहीं चलेगा। वो हमेशा झूठों के सरदार है, झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे दो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। अपने जीवन में खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है। और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भलाई नहीं कर सकते।
भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इन ऐप्स पर आरोप है कि ये अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट फैला रहे थे और IT एक्ट समेत अन्य कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। सरकार ने इन ऐप्स को लेकर कहा है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और अनुचित कंटेंट परोस रहे थे, जिससे समाज पर गलत असर पड़ रहा था। इन ऐप्स को बिना किसी सेंसर या निगरानी के चलाया जा रहा था, जो IT एक्ट 2000 और बाकी साइबर कानूनों के खिलाफ है। सरकार ने जिन 25 ऐप को बैन किया है उनमें से अल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप समेत और भी कई ऐप शामिल हैं। इन ऐप्स पर कई आरोप लगे हैं, अश्लील वीडियो और वेब सीरीज दिखाने का, कम उम्र के यूजर्स को टारगेट करने जैसा। इसके अलावा बिना एज वेरिफिकेशन के कंटेंट प्रोवाइड कराना, डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन करना, IT एक्ट और सूचना प्रसारण नियमों के खिलाफ जाना आदि शामिल है। दरअसल आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कंटेंट लगभग इसी तरह की वल्गर सीरीज से इंस्पायर्ड लगता है। ये कंटेंट बच्चों और कम उम्र के लोगों तक आसानी से पहुंच रहा था। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना सेंसरशिप के अश्लील वेब सीरीज रिलीज हो रही थी। समाज में बढ़ती मेंटल और मॉरल डिग्रेडेशन को रोकना जरूरी हो रहा था। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के SIR का विरोध करते हुए आज संसद भवन परिसर में मार्च निकाला। विपक्ष के नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा से संसद भवन के मकर द्वार तक मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी TMC, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। चुनाव आयोग में आप बिहार में अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो ये पूरे देश तक पहुंची है। हाँ, पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि ये SIR पहले 2023 में हुआ है और जब ये हारते हैं तो सब पर ये संदेह करते हैं, EVM चुनाव आयोग पर संदेह करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि ये 2023 में सही था क्या? ये राहुल गांधी जैसे नेता 2023 में कर्नाटक में आप जीते, लेकिन 2024 में लोकसभा में कम सीटें आई, तब बोल रहे हैं कि दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जब कांग्रेस हारती है तब इन्हें सभी पर संदेह होता है। आज 5वां दिन है जब संसद नहीं चला। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये SIR जो है ये पहले भी हुआ है, और राहुल गांधी जो लेटर लिखा था महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद, उसके बाद SIR शुरू हुआ है, और इनको जब हारते हैं सबके ऊपर डाउट आता है, EVM पे डाउट आता है, इलेक्शन कमीशन पे डाउट आता है। और परसों इन्होंने कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात किया है। मेरा प्रश्न है, 23 में ठीक था क्या? 23 में आप में जीत गए ना? 23 में क्या हुआ था? तो 23 में जो ठीक था, जब बीजेपी सरकार था, इलेक्शन जब चल रहा था, 24 में आपके सरकार था सिद्धरामैया को। अगर गलत है तो सिद्धरामैया को पूछो ना। ये क्या चल रहा है देश में? राहुल गांधी जैसे नेता 23 में कर्नाटक में ठीक था, जीत के आया, 24 में लोकसभा में कम सीट आया, तो तब बोल रहे प्रॉब्लम है।
क्या प्रॉब्लम है? तो सिद्धरामैया का सरकार था, ऑफिसर आप ही पोस्ट किए थे, सभी डीसी, एसी, तहसीलदार सब आप ही पोस्ट किए थे। क्या हुआ फिर? ये तो सब जो जब हारते हैं ना कांग्रेस को, ईसी के ऊपर, कांग्रेस को ईवी के ऊपर सब डाउट आता है, क्योंकि स्वयं अपने आप के ऊपर उनका डाउट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहिष्कार भी कर सकते हैं चुनाव का अगर ऐसा चलता रहा। नहीं, जो हारने के लिए उनको पता है कि वो हार रहे, इसलिए सब ऐसे सब बात करते हैं। गुजरात के गांधीनगर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। शख्स ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए 4 लोगों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हैं। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पीटा है। गांधीनगर के इन्फोसिटी थाना के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ड्राइवर टक्कर मारने के बाद फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो नशे की हालत में प्रतीत हो रहा है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। सुबह 10:30 के आसपास एक हितेश पटेल करके आरोपी गाड़ी ओवर स्पीड में चलाते हुए रांदेसन सर्विस रोड में निकला था। इन्होंने लगभग 5 लोग को अपना गाड़ी से टक्कर मारा है। इसमें से 3 लोग का सारवार अभी हॉस्पिटल में चालू है। 2 लोग की मौत इसमें हुआ है। अभी जांच में और क्या मालूम पड़ा है? क्या स्पीड थी? क्या वो नशे में था? गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितने स्पीड में गाड़ी था, बट प्राइमा फेसी जो सीसीटीवी मैंने देखा उसमें लगा कि गाड़ी 80 से ऊपर का स्पीड में होगा। स्पेशल आ गया टीम उनकी तरफ से भी। 2 लोग की मौत हुई इसमें और 3 लोग की अभी हॉस्पिटल में सारवार चालू है। वन मेडिसिन वन प्राइस पॉलिसी पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जिस देश में सरकार एक देश एक चुनाव को बढ़ावा देती है, वहां एक ही दवा को अलग अलग नाम से क्यों दिया जा रहा है। एक कंपनी की दवा की कीमत 5 रुपये है, जबकि दूसरी की 200 रुपये है। दवा के नाम पर लोगों को लूटने की खुली छूट दी गई है, वो गलत है। आज बड़े पैमाने पर लोगों की जेब ढीली हो रही, इसलिए मैं वन मेडिसिन वन प्राइस पॉलिसी लागू करने की मांग करता हूं, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सभी को एक ही कीमत पर दवा मिले। चली थी, उम्मीद है कि दूसरे नंबर पे एक सवाल था जो जनता का सवाल था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सवाल था, लेकिन संसद फिर अचानक से जो है दोबारा जो है वो एडजर्न हुई, तो संसद में नहीं उठा पाए। सप्लीमेंट्री करके पूछते तो यहां उठा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस देश में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हो, एक राष्ट्र एक झंडे की बात करती हो, वहां एक दवा और विभिन्न दाम क्यों? एक कंपनी की उसी दवा का दाम 5 रुपए, दूसरी कंपनी का 200 रुपए है। ये जो खुली छूट दी गई है, दवा में लूट करने की जो छूट दी गई, ये गलत। गरीब आदमी जो बीमार होने पे दवाइयों के भरोसे है, मैं ये अपनी मांग नहीं उठा रहा हूं, मेरी जेब में तो ये सेंट्रल हेल्थ स्कीम का कार्ड है, मुझे तो दवाइयां फ्री मिल जाएंगी, लेकिन आम जनता को क्या है, बड़ी जेब कटाई हो रही है। वही एक दवाई जो है कहीं उसी का दाम 5 रुपए है, दूसरी कंपनी का 30 रुपए है, तीसरी कंपनी का 100 रुपए, चौथी कंपनी का 200 रुपए। ऐसी जो है छूट, इससे जनता की जेब कट रही। तो मेरी ये मांग है कि एक दवाई का एक ही दाम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें छूट ना दो, उनको लाभ ना दो, लाभ दो, लेकिन इतना अति लाभ मत दो अपने निजी फायदे में, कंपनी को फायदा पहुंचाने के, जिससे गरीबों को नुकसान हो जाए। आज बड़े पैमाने पर लोगों की जेब कट रही है, इसलिए मेरी ये मांग है कि एक दवा एक दाम नीति लागू होनी चाहिए, जिससे गरीबों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक ही वैल्यू में दवाई मिले और लोगों का भला। बिहार में आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने एसआईआर का विरोध करते हुए कहा है कि यह बिहार की जनता का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि उन 4 करोड़ लोगों का क्या जो राज्य से बाहर चले गए हैं। राबड़ी देवी ने कहा है कि हम 5 दिनों से विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। साथ ही राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है, उन्हें ट्रक से मारने के 4 प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि तेजस्वी को कौन मारने की साजिश रच रहा है। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, क्या कहेंगे? विरोध करेंगे। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है। सबको जो बाहर गया है 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा।
तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना आएंगे, जनता बताएगी। तेजस्वी यादव पर कथित हमले पर आरजेडी नेता राबड़ी देवी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिन्हें लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है उन्हें ये लिख कर देना चाहिए। हालांकि उनके पास पूरी सुरक्षा है, उनके पास 2 पूर्व सीएम की सुविधाएं हैं और फिर भी वो डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनके लोग गुंडागर्दी की भाषा बोलते हैं जो उनके जंगल राज के स्कूल में सिखाई जाती है। देखिए, सुरक्षा बिहार में सरकार की गारंटी है और किन्हीं को लगता है तो वो लिख करके देंगे। इनके तो पहले से ही काफ़ी सुरक्षा है, सारी व्यवस्था है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के फैसिलिटी का भी उपयोग कर रहे हैं और इसके बाद भी डर रहे हैं, तो ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके लोगों के डर से तो पूरा बिहार डरता है। ये सबको डराते थे, आज खुद भयभीत हैं। कानून का राज है स्थापित, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी सुरक्षा देगी। राबड़ी देवी ने यह भी कहा है कि नाली के कीड़े हैं, वो कुछ भी बोल सकती हैं। जंगल राज के पाठशाला में जो पाठ गुंडे का पढ़ाया गया, वही गुंडा की भाषा में लोग बयान देते हैं इनके। और इस तरह का संवैधानिक पद पर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। इस तरह की मानसिकता इनके सोच और संस्कार को प्रदर्शित करता है। सहयोगी है सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाई है, वो लड़की छेड़ते थे बोर्डिंग रोड चौराहा पर राबड़ी देवी, इस तरीके की टिप्पणी। अब तो ये देखिए, इस स्तर की बयानबाजी बिना तथ्य और आधार के उचित नहीं है। राजनीतिक मर्यादा का ये पूरी तरह से तार तार करने की व्यवस्था है। दुखद है, बिहार बहुत बदनाम ये लोग कर चुके। अब बिहार और बिहारियों को बदनाम करने का प्रयास न करें। एक अंतिम सवाल है, एसआईआर पर विपक्ष है, लगातार 5 दिन हमला हो रहा है विधानसभा में, उनको भरोसा क्यों नहीं होता? ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायिका कार्य को रोक देना, बिहार के हित में कार्य नहीं होने देना, इनके जंगल राज के स्वरूप साफ सदन के अंदर, सदन के बाहर झलका है। और ऐसे मानसिकता के लोग कभी भी लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। ये लाठी तंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए इनका लाठी तंत्र स्थापित नहीं होने देगा। ये घबराहट में है कि 2010 का रिजल्ट हमको आने वाला है। राजस्थान के झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आई। यहाँ स्कूल की छत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जबकि 22 छात्रों के घायल होने की खबर है। अभी मौत और घायलों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। घायल बच्चों को मनोहर थाना सीएससी में लाया जा रहा है। छत गिरने से स्कूल में पढ़ रहे कई छात्र मलबे में दबे हुए हैं। आज झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक स्कूल की छत गिरने से जो एक दुखद घटना हुई है, उसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार 7 बच्चों की मौत हुई है और अन्य बहुत सारे बच्चे घायल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत छात्रों को भगवान के श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पता लगते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देके तत्काल जितने घायल हैं उनको उपचार के लिए, और प्रार्थना यही करूंगा कि भगवान उन घायलों को जल्दी से जल्दी ठीक हो और उपचार की व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
और हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरे अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और हो सकता है उनका भी वहां पे जाने का प्रोग्राम बन रहा है, शायद वो जाएंगे। निश्चित रूप से पूरी जो भी घटना हुई है उस घटना की पूरी जानकारी और जितने उनका सहयोग और सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी, निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। झालावाड़ के स्कूल की छत गिरने के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि ये एक सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट हर तीसरे महीने में शिक्षा विभाग को देनी होती है, जिसे खुद शिक्षा मंत्री देखते हैं। मुख्यमंत्री को खुद वहां जाना चाहिए। आगे ऐसी दुर्घटना नहीं हो, ये भी देखना चाहिए। राजस्थान में हो सकता है ऐसी कई भी और हमारी सरकार में पीयूष जी छत तो नहीं पड़ी है, छत पटक दी। माँ की सरकार में छत को नहीं पड़ी, छत पड़ गई। सूंड खराब है यहाँ का, 6 टावर मर गया, जान ले लगी। कहाँ मुकाबला कर रहे हो? कहीं कर दियो शिक्षा विभाग में। हमने तो शिक्षा विभाग में दूध देना चालू किया, बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म देना चालू कर दिया, बच्चों को मिड डे मील देना चालू किया। हमारी तो योजना है, राइट टू एजुकेशन हमने लागू किया सब प्राइवेट स्कूलों में। क्या गुनाह कर दिया भाई साहब? 2 साल से इनके पास सरकार है, हम हार गए, हमारे हाथ पांव सब तोड़ दिए जनता ने, फिर भी लड़ रहे हैं इनसे बीजेपी वालों से। कभी ईडी आते हैं, कभी पुलिस लेकर आते हैं, कभी डंडे से, पुलिस से, गोली से डराते हैं। कौन डर रहा है पता नहीं चलेगा। जनता को मैं कहूंगा, अपील करूंगा, शिक्षा मंत्री आ रहा, पकड़ लो उसको झालावाड़ में और मुख्यमंत्री जी को बुलाओ और 1-1 करोड़ रुपए की इनकी सहायता कराओ और गलती स्वीकार कराओ। इनकी गलती, अरे सरकार की जिम्मेदारी है, बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी है। आपने 400 स्कूलें बंद कर दी, आपने एक प्रेशर कर दिया स्कूल के ऊपर, तो आप जिम्मेदारी तो लो। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेगा तो बच्चे जिम्मेदार है क्या जिनकी डेथ हो गई? जिम्मेदार तो आप ही हो। आप जिम्मेदारी लो, माफी मांगो राजस्थान की जनता से। आगे के लिए आप सुधार की बात करो, 1-1 करोड़ रुपए बच्चों के परिवार को मुआवजा दो। और आज तक जितनी सही ढंग से काम करने की राजनीति आपको नहीं आती तो हमसे सीख लो। हमारी सरकार का मुख्यमंत्री भी बैठा, बाकी नेता भी बैठे, समझा देंगे। फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के फ्रांस के फैसले पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका के विदेश सचिव ने इसे 7 अक्टूबर 2023 के इजरायली नागरिकों पर हमले के पीड़ितों का अपमान बताया है। विदेश सचिव के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का ये बकवास फैसला हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ाएगा और मिडिल ईस्ट में शांति को पीछे धकेलेगा। इस संबंध में अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट भी किया था। हालांकि फिलिस्तीन के संबंध में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के आगामी सत्र में फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का ऐलान किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 142 देश या तो फिलिस्तीन के पहले ही मान्यता दे चुके हैं या भविष्य में देने की योजना बना रहे हैं। यह संख्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बदलती सोच को दर्शाती है, जहां फिलिस्तीन को एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वही फ्रांस पहला ऐसा बड़ा पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसने इस तरह स्पष्ट तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ्रांस के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह शांति प्रक्रिया के लिए हानिकारक है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।